सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम जय कुमार है और ये कुंडली आई है इंग्लैंड लिस्टर से, ये जगह है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1993, 14:30, इंग्लैंड लिस्टर। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको मैं इनकी कुंडली के पंचांग से परिचय करा देता हूँ। याद रखिएगा, हमेशा ही पंचांग बहुत ज़्यादा मायने रखता है और वो कुंडली की आधारशिला बनता है। इनका जन्म श्रावण माह में हुआ है, इस वजह से व्यक्ति प्रेम को पहचानने वाला होता है और प्रेमी किस्म का होता है। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। पर यहाँ पे आत्मविश्वास के कारक ग्रह सूर्य 11वें भाव के अधिपति हैं और दशम में बैठ करके दिग्बली हैं। कर्क राशि के सूर्य खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा जन्म कुंडली में बने हैं। कहाँ बैठे चंद्रमा? इस कुंडली के लिए बैठे हैं मकर राशि में, मतलब लग्न के अधिपति शुक्र और राशि के अधिपति शनि और लाभ भाव के अधिपति सूर्य दशम में दिग्बली। केंद्र में सिर्फ सूर्य और चंद्रमा। याद रखिए, सूत्र है चंद्रमा के ऊपर अगर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति समाज में विख्यात होता है और बड़ा ही उसके मित्र कई होते हैं। और यही नहीं, वो विवेकी होता है और कौशल होता है, उसके पास कला कौशल का गुण बड़ा मजबूत होता है। शनि दशम के अधिपति या चतुर्थ के अधिपति या फिर चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, मतलब भाव का अधिपति। राशि का अधिपति राशि से एक घर आगे, चंद्रमा से एक घर आगे, ये धनवान बनाए पर थोड़ी बहुत चिंता देता है। और लग्न और राशि के अधिपति एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति और राशि के अधिपति दोनों एक दूसरे से केंद्र में या त्रिकोण में होंगे तो अच्छा होगा। लेकिन अगर वो सकट योग में हो, मतलब छठे, आठवें, 12 में या द्विद्वादश के संबंध में होते हैं तो कमजोरी होती है। यहाँ शनि अपनी राशि में और शुक्र राशि के अधिपति के साथ, ये व्यक्ति भाग्यशाली है, आशावादी प्रवृत्ति वाला है और चिंतन करने वाला है। धार्मिकता भी जीवन में सदैव बनी रहेगी। आगे रविवार को जन्मे हैं, मैंने कई बार पहले भी कहा है, पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय दाता दानो महोत्साही स्तुर्यवारो भवे नरः। जो व्यक्ति रविवार को जन्मा होता है वो दाता होता है, दानी होता है और भगवान सूर्य की उपासना करने वाला होता है, गेहुए रंग का होता है, दानी होता है। इनका जन्म हुआ है वर्षा ऋतु में, इस वजह से व्यक्ति बहुत सारे विचारों को उत्पन्न करने वाला होता है, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार बनते हैं। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के चंद्रमा बड़े ही शुभ ग्रह और अच्छे होते हैं, पूर्णेंदु बनाते हैं। और यहाँ पे चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, अपने भाव में बैठे हैं और वो भाव उत्तर दिशा का है, सूर्य की दृष्टि है। जन्म कुंडली में तुला लग्न की कुंडली के लिए सूर्य दशम स्थान में बैठे हैं चंद्रमा की राशि में और मकर राशि में शनि बैठे हैं, जिनके ऊपर अभी से 7.5 चल रही है। इस वजह से हनुमान जी की पूजा और कम से कम महीने के एक मंगलवार को 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिनके ऊपर 7.5 चल रही है। या फिर भगवान भोलेनाथ को अष्टमी को दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए और चतुर्दशी को दुग्ध से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। आगे बताता हूँ, शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं, इस वजह से संतान में दिक्कत हो सकती है। हालांकि आगे नक्षत्र के बारे में बताऊंगा तो और भी बातें करूंगा। अब बात करते हैं इनके जन्म कुंडली के नक्षत्र पे। इनका जन्म हुआ है, चंद्रमा जो है वो उत्तराषाढ़ा में, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है और सूर्य इस कुंडली के लिए लाभेश होकर के दशम स्थान में दिग्बली है। मतलब अब यहाँ पे एक बात और बनती है कि आपकी कुंडली के नक्षत्र के अधिपति जो चंद्रमा है, वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं, अगर उस नक्षत्र का अधिपति एक अच्छे भाव में बैठा है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है और ये उत्तम बात होती है। इतना ही नहीं, अगर वो एक अच्छे भाव का अधिपति होकर के अच्छे भाव में बैठा है, 11वें भाव के अधिपति सूर्य के लिए अच्छा होगा। दशम में दिग्बली है, अवस्था भी 15 डिग्री की है, चंद्रमा 4 डिग्री के हैं, थोड़े ढलान पे हैं, मतलब अभी बड़े नहीं हुए हैं, पर सूर्य तो दिग्बली भी है और मजबूत भी है। 15 डिग्री के सूर्य बढ़िया होते। नक्षत्र जो है वो शनि का है, जो तुला लग्न की कुंडली के लिए शश योग लगा रहे हैं। इसका अर्थ है कि जिस नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा बैठे, वो इस नक्षत्र का लाभेश होकर के दिग्बली है, अवस्था बहुत बढ़िया। और त्रिकोणात्मक बल कैसे मिला? तो जो सूर्य बैठे हैं शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा होता है, वो शनि भी जन्म कुंडली में शुभ रही। और यही नहीं, उनकी डिग्री 4 डिग्री पे है, थोड़ी और बढ़ जाते तो और अच्छा हो जाता। हालांकि भाग्य भाव जन्म कुंडली का बहुत बढ़िया। अब नक्षत्र की बात करें
तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अधिपति सूर्य होते हैं और इस नक्षत्र में जन्मे जातक धनवान होते हैं, धनी होते हैं और गुणी होते हैं। उनको कलाओं की समझ बड़ी अच्छी होती है। ब्राह्मणों के पूजक और धार्मिकता सदैव विराजमान उनके जीवन में रहती है। इतना ही नहीं, उनके मित्र बड़े होते हैं। हाँ, एक बात जरूर होगा कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनके मित्र बहुत ज्यादा ना हो, पर सारे लोग उनके मित्र होते हैं। वो किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता। और यही नहीं, वो दानी होता है, दान करने वाला, धार्मिक होता है, पर उसके कुटुंबजन आरंभ के जीवन में बड़े सटे हुए रहते हैं। कुटुंब जो होते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जन्मे लोगों में, उनका जो परिवार है वो उसके जन्म के समय के कुछ वर्षों तक, 15-20 वर्ष तक सारा कुटुंब एक साथ रहता है, मतलब एक दूसरे से बहुत ही अच्छे संबंधों में होता है। पर जैसे जैसे वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले बड़े होते जाते हैं, उनके आसपास के सारे लोग उनसे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और फिर पता नहीं उनको जब ढूंढने लगता है तो उनको कोई पास में मिलता ही नहीं है। ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक बड़ा अद्भुत परिणाम। और दूसरी बात कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में एक और भी बड़ी अजीब सी बात होती है कि यहाँ व्यक्ति अपने कला कौशल से धन कमाता है। उसको धन आरंभ करने के लिए हो सकता है कि जीरो से शुरू करना पड़े, या फिर इसका एक और भी अलग सा परिणाम ये होता है कि चूंकि ये सूर्य का प्रभाव होता है, इस वजह से कलाओं का पारखी हो, समझदार हो, पर जब उसको वक्त पड़े तो उसके साथ कोई ना खड़ा रहे, उसके साथ कोई भी खड़ा ना रहे, मतलब वो अकेला रहे, वो सबको देता रहे, मतलब खोज खोज करके लोगों की मदद करता रहे, पर जब उसको इस बात की आवश्यकता पड़ती है तब उसके पास कोई भी टिका नहीं होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोग धनी होते हैं, उसके बाद यशस्वी होते हैं, गुणी होते हैं, लाभ के पद पे होते हैं विराजमान, और भाग्यशाली भी होते हैं। इतना ही नहीं, उसके पास बहुत सारे पुत्रों का सुख भी मिलता है, मतलब उसके पुत्र कई होते हैं। इतना ही नहीं, उसके जीवन में कई प्रकार के विपरीत लोगों का आना भी होता है, मतलब अगर वो स्कूल में पढ़ता रहे तो उसके मित्र भी थोड़े अलग तरीके के माइंडसेट वाले बनते हैं, अच्छे मित्र भी बनते हैं और बुरे मित्र भी बनते हैं, और उसकी शत्रुता समाज के उस वर्ग से होती है और उसकी मित्रता समाज के उस वर्ग से होती है जो उस समाज का सबसे कठोर व्यक्ति होता है या थोड़ा अटपटा हो, मतलब बदमाश, ऐसा इसको ऐसे बोल सकते हैं। और दूसरा, वो बदमाश उसके लिए कभी भी नहीं होते, उसके लिए वो हमेशा सदैव मित्र बने रहते। और यही नहीं, उसके जीवन में स्त्रियों का आना बहुत होता है, बहुत लोग आते हैं उसके जीवन में आरंभ में, फिर उसके बाद लगातार कई लोग आते हैं। पर हाँ, एक बात है कि एक चीज़ जो उसमें देखने को मिलती है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनकी पत्नी उन्हें विशेष प्रेम करने वाली होती है और वो अपने मन मर्जी से अपना काम करने वाला होता है, कभी भी वो किसी के हस्तक्षेप से युक्त होकर के कोई काम नहीं करता। ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव है। अब आपको मैं इनकी कुंडली पे, तुला लग्न की कुंडली मूलतः सप्तम भाव की कुंडली है, ये राशि है, ये चर प्रकृति की राशि है, वायु तत्व का लग्न होता है और ये एक ऐसी राशि है बहुत जल्दी ही जो प्रोग्रेस करती है। इनकी कुंडली में धन भाव में राहु बढ़िया बैठे हैं अवस्थागत 16 डिग्री के, और केतु अष्टम भाव में पेट के रोगी, रोहिणी नक्षत्र में पाचन तंत्र गड़बड़। लग्न के अधिपति का भाग्य भाव में भाग्येश के संग बैठना व्यक्ति को कभी भी अपना जो विश्वास है और जो उसकी आशावादी प्रवृत्ति है हमेशा बना करके रखनी चाहिए। वो कभी भी अपनी आस ना छोड़े, अपना धर्म ना छोड़े। भगवान ठाकुर जी की पूजा उसे नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ उसे प्रत्येक दिन करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का अध्ययन जरूर करना चाहिए रात को सोते समय। मंत्र कोई ना कोई अवश्य जपना चाहिए। ये तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश भाग्य भाव में व्यक्ति को भाग्यशाली ही नहीं वरन व्यक्ति को धार्मिक भी बनाते हैं और धर्म का सदाचरण करने वाला बनाते हैं। जन्म कुंडली में एकादशवें भाव के अधिपति सूर्य दिग्बली और मंगल एकादशवें भाव में सप्तमेश होकर के बैठ रहे हैं। जरा ध्यान से समझिए। तो लग्न के अधिपति बैठ गए भाग्य भाव में बहुत सुंदर राशि में शुक्र मृगशीरा नक्षत्र में, जिसके अधिपति मंगल पंचम भाव को देख रहे हैं, जो इस कुंडली के लिए मारकेश होते हैं। मतलब इस कुंडली के लिए मारक कौन हुआ? इस कुंडली के लिए प्रधान मारक के रूप में मंगल बनते हैं और सहायक मारक के रूप में इस तुला लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति बनते। क्लियर है? लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति छठवें भाव के अधिपति होकर के छठवें भाव को देख रहे हैं और इस कुंडली में गुरु से बुध केंद्र में, गुरु से शुक्र केंद्र में
गुरु से चंद्रमा त्रिकोण में, गुरु से सूर्य तृतीय एकादश में और गुरु से मंगल 12 में, ये थोड़ा कमजोर है संबंध। बाकी सूर्य गुरु वाला, गुरु चंद्रमा वाला, गुरु बुध शुक्र वाला, ये सब संबंध अच्छे बनेंगे। पर यहां गुरु शत्रु की राशि में बैठे हैं। इस कुंडली के जो छठवें और तीसरे भाव के अधिपति हैं वो शत्रु के घर में हैं। इस वजह से व्यक्ति अगर ले करके काम कोई करना चाहे तो नुकसान होगा। पर एक बात जरूर है कि उसको ऋण से फायदा जरूर हो सकता है और वो उसको ऋण चुकाने में दिक्कत नहीं होगी। पर मशक्कत होगी कब? जब जन्म कुंडली में बुध की दशा चल रही हो तब। वैसे इस कुंडली के लिए बुध बड़े अच्छे होते हैं, पर 12वें भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में 9वें भाव में बैठे हैं। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। व्यक्ति के जीवन में 6वें भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति का संबंध बना। कैसे? 6ठे भाव के अधिपति का 12वें में जाना विपरीत राजयोग बनाएगा। पर कौन सा विपरीत राजयोग? हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनाएगा। क्लियर है? अब जरा सोच के देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात कही कि जन्म कुंडली में तीसरे और 6ठवें भाव के अधिपति होकर के देवगुरु बृहस्पति सहायक मार्केश की भूमिका में होंगे। मतलब ये ग्रह भी आपकी कुंडली में मेहनत करवाने वाला, स्वास्थ्य कमजोर करने वाला, ऑब्स्टिकल देने वाला, बीमारियां और 2-4 परेशानी देते रहे। पर विपरीत परिस्थिति, विपरीत निर्माण होने के बाद हर्ष देता है, क्योंकि ये अब 6ठे भाव के अधिपति होकर के 12वें में बैठ करके 6ठे को देख रहे हैं और हर्ष नामक विपरीत राजयोग बन गया। इस वजह से अब यहाँ पे गुरु सहायक मार्केश जो बनते थे, अब उनका वो प्रभाव और भी अच्छा हो जाएगा। अब ये सहायक मार्केश होने के बाद, मतलब 50 खराब थे, 50 में से उनको रिफर्बिश हुआ, अच्छा हुआ, और वो 50 से बढ़कर के 60 हो गए, 70 हो गए, जातक की अच्छाई को देने के लिए। मतलब अब उसका व्यय ठीक होगा, उसको ऋण से निकलने में आसानी होगी, गुरु की दशा उसके लिए लाभदायक हो सकती है। और उसके अंदर भगवत भक्ति के साथ साथ, चूंकि जन्म कुंडली में 6, 7, 8 भाव खाली हैं, 8वां भाव भी खाली ही है, केतु कोई होते नहीं है, पर 8वां भाव में है। इस वजह से धार्मिकता, बौद्धिकता, चिंतन और चरित्र व्यक्ति का गंभीर होता है। उसके पास बहुत सारी चीजें नहीं होती, पर वो जितना में होता है वो बहुत ही मजबूत होता है और उसकी इच्छा शक्ति कभी भी कमजोर नहीं होती। 11वें भाव में दाहक ग्रह की राशि का बनना, जैसे सूर्य दाहक ग्रह हैं, 11वें भाव में दाहक ग्रह की राशि का बनना और दाहक ग्रह का बैठना, मंगल दाहक ग्रह, गर्म ग्रह, ये व्यक्ति को कई जगह से धन देने के लिए काफी है। और यही नहीं, जन्म कुंडली में भाग्य का सुख बहुत अच्छा मिल रहा है। और दूसरी बात है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा पहले ही चंद्रमा पहले ही शुक्ल पक्ष में बैठे हैं। दूसरी बात है, जन्म कुंडली का पंचमेश बलवान, पंचम भाव बलवान, लग्न 18 डिग्री का बैठा है, ये लग्न बलवान है। और यही कारण होगा कि व्यक्ति की प्रवृत्ति, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की आयु और व्यक्ति का धर्म सदैव जागृत रहेगा। अब आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। जैसे सूर्य जो है वो जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति, ठीक है, वक्री हैं, इस वजह से ये जन्म कुंडली में थोड़े बहुत रोग के भी असर में रहेंगे। मतलब ये जातक को रोग देगा। इसके साथ साथ इनकी कुंडली में अगर मैं चलित चक्र की बात करूं तो चलित चक्र में सूर्य 9वें भाव में आ रहे हैं और शनि 4th भाव में आ रहे हैं। मतलब ये सूर्य जो आप यहां देख रहे हैं, ये चलित चक्र में बदल करके अपनी स्थिति को 9वें भाव में लेके आ रहे हैं और शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में अष्टम में आ रहे हैं। शनि जो है वो जन्म कुंडली में 4th में आ जा रहे हैं, यानी कि शनि मकर राशि का, और चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में पराक्रम का परिणाम कर रहा है। अब जरा ध्यान से समझिएगा। तो अब जो ग्रह बदले हैं उसके आधार पे मंगल स्वयं वही के हैं, गुरु वही के हैं, राहु वही के हैं, पर बात बदली चंद्रमा की। ये चंद्रमा मकर राशि का परिणाम करेंगे 3रे भाव में, इस वजह से जातक पराक्रमी और कम्युनिकेटिव होगा। ये चलित चक्र के आधार पे मैं आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं। उसके बाद ये शनि जो यहां 4 डिग्री के बैठे हैं वक्री होकर के, तो वक्री होकर के ये जन्म कुंडली में पीछे जाएंगे तो यहां पे 70% परिणाम कुंभ राशि का एक 4th भाव का करेंगे, जिसके कारण व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति और घर से दूर रहने की प्रवृत्ति होती है। वो घर से दूर ही रहेगा और कई बार माता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत चिंता से ग्रसित रहे, या कई बार कफ जनित बीमारियां और हड्डियों और मांसपेशियों का दर्द देते हैं। इसके साथ साथ व्यक्ति का दिमाग बनाया हुआ रहता है और कई बार वो गलत नशे के चक्कर में भी आ सकता है। इस वजह से और अपने मित्रों से सावधान, हालांकि इनके मित्र कई बार नुकसान भी दे सकते हैं और मित्र
फायदा उठाने वाले भी हो सकते हैं। ये इनकी बात रही। सूर्य जो आप यहां देख रहे हैं ये कर्क राशि में बैठे हैं लग्न कुंडली में, पर चलित कुंडली में ये आ जा रहे हैं कर्क राशि का परिणाम करेंगे पर भाग्य भाव का। इस वजह से व्यक्ति का नेचर बहुत ही सुहृद और सफल होगा। वो कभी भी अपनी सुख के लिए, अपने सुख के लिए किसी का नुकसान नहीं उठाएगा और नहीं करेगा। और शुक्र जो यहां बैठे हुए दिख रहे हैं ये 5 डिग्री के हैं, इनका प्रभाव अष्टम भाव में जा रहा है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में छोटे भाई बहनों का सुख कभी कभी मिलता है और कभी कभी बाधित होता रहता है। पर हां, शुक्र के अष्टम भाव का परिणाम व्यक्ति को रिसर्चर और साइंटिस्ट बनाने के साथ साथ उसको डीप थॉट में लेके जाने वाला और गंभीर बुद्धि का बना देता है। क्लियर है? गुरु एकादशवें भाव में नहीं है, वो 12वें भाव में ही है। 16 डिग्री के बैठे हैं, नक्षत्र उनका बहुत बढ़िया है, हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में कारक क्षेत्र में बैठे हैं। नैसर्गिक रूप से चंद्रमा को यहीं बैठना चाहिए और शनि को लाभ भाव में बैठना चाहिए, वो लाभों को देखना। शनि और मंगल का संबंध जातक के जीवन को थोड़ी बहुत परेशानी, जिसमें दाम्पत्य दिक्कत में हो, कई बार कष्ट होता है, धन कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है और दूर ही वास करना पड़ता है, ऐसा होता है। इसके साथ साथ कई बार उसके पास प्रैक्टिकल विचारधारा भी बनती है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे लग्न की ही देखी जाएगी, चलित चक्र से दृष्टि नहीं देखी जाती, दृष्टि जो है वो लग्न से ही देखी जाती है। इस वजह से इनकी कुंडली में जो शनि का प्रभाव होगा वो सप्तम भाव पे ही दृष्टि का प्रभाव रहेगा। इस वजह से कई बार व्यक्ति का विवाह विलंब से न हो, इसका ध्यान देना चाहिए। दाम्पत्य में कोई ऐसे मन मुताबिक कभी कभी परिणाम अगर ना भी मिलते हो तो भी शांत रहना चाहिए। शनि की 7वीं दृष्टि बनती है एकादशवें भाव पे, जहां पे शत्रु की राशि बैठी है और वहां मंगल पहले ही उसके समग्रह बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति में लालच होता है और वो एक्सपेक्टेशन जीवन से ज्यादा रखता है, महत्वाकांक्षी होता है और साथ ही साथ उसके वो दुर्गुणों से भी भरा होता है, ऐसा भी कह सकता हूं। क्योंकि शनि मंगल अगर नहीं होते तो शायद ये बात मैं नहीं कहता, परंतु चूंकि सप्तम भाव के अधिपति पे शनि की दृष्टि है, सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि है, इस वजह से विवाह में, दाम्पत्य में पार्टनर के साथ कभी कभी मतभेद होता है और व्यवसाय में कभी कभी खट्टे मिट्टे संबंध देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी वो वृश्चिक राशि पे है। इसका अर्थ है कि इस कुंडली के लिए शनि की दृष्टि किसी भी भाव पे अच्छी नहीं है। यहाँ पे भी अच्छी नहीं है, नीच की दृष्टि देख रहा है, यहाँ पे भी अच्छी नहीं है, शत्रु की दृष्टि देख रहा है, यहाँ पे भी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है कि इनकी कुंडली के धन भाव पे शनि और मंगल की दृष्टि होगी। इस वजह से ये जातक धनवान होगा, पर मेहनत करके और मोटा और गंभीर धनी होगा। ये कुंडली धनवान है। अब आप क्या कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता, पर हाँ, इस कुंडली में नैसर्गिक रूप से बहुत अच्छा धन देख रहा हूं। कुंडली कभी भी धन के मामले में किसी के पास हाथ नहीं पसारेगी, क्योंकि एकादशेश दिग्बली है और जन्म कुंडली का कारक ग्रह पंचम भाव में स्वग्रही होकर के बलवान बना रहा है और चल अचल संपत्ति का मालिक बना रहा है। अपने धन के बारे में कभी भी किसी से कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। अपने मित्रों पे कभी विश्वास ना करिए, गलत मित्रों से बचिए। मांसाहार तो इस कुंडली के लिए जहर के समान होगा। अगर इस कुंडली को मांसाहार और शराब वगैरह में डाल दिया जाए तो ये कुंडली बिल्कुल ही खराब हो जाएगी और तब इसका कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्लियर है? गुरु जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं 12वें, पर उनकी दृष्टि नीच की है और यहाँ पे इस वजह से, हालांकि उन्होंने चंद्रमा को देखा है, इस कारण से कारोबार में और पिता के साथ संबंध, सामाजिकता बनी रहेगी। वो दोनों किसी भी को देना चाहता है। गुरु की ये दृष्टि बहुत अच्छी है ऋण से निकलने में, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, गुरु की दशा व्यक्ति को परेशानियों से बाहर निकालने में आसानी करेगी और यही नहीं, वो उसको कभी भी किसी शत्रु से लड़ने के लिए विवश नहीं करेगी। वैसे गुरु और राहु दोनों का संबंध जन्म कुंडली के 6ठे से बन रहा है। इस वजह से कई बार पेट की बीमारी होती है और कई बार व्यक्ति को उसकी व्यवहारिकता, उसके मित्रों को कई बार अच्छी नहीं लगती है, या कई बार मित्र उसके पीठ पीछे बुराई करने वाले होते हैं, या कई बार उनके जो अपने सबसे निकट के लोग होते हैं वही उसके प्रबल दुश्मन बन जाते हैं। वैसे गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो बहुत अच्छी नहीं है, पर वहां केतु बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास 6 सेंस बहुत अच्छा होता है। उसके भविष्य में जो भी घटनाएं घटित होने वाली होती हैं उसको पहले से पता चल जाता है, चाहे स्वप्न के माध्यम से या विचार, मनोभाव ऐसे बनने लगते हैं। ये आपकी कुंडली। उसके बाद मंगल का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छा होगा और मंगल बैठे भी अच्छे हैं सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य इस कुंडली का अच्छा है, लाभेश होकर के अगर बैठा है तो इस कुंडली के लिए व्यक्ति प्रवीण है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, यशस्वी है, धार्मिक है, समझदार है और ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा का है। वो कभी भी अपनी आशावादी प्रवृत्ति छोड़ता नहीं है और उसके पास हमेशा ही उसके पूर्वजों का बल रहता है
उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है, अपने पिता का संपूर्ण सुख भोगता है, माता के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं, मातृभूमि से प्रेम होता है, धर्मशास्त्रों को जानने की इच्छा होती है, ब्राह्मणों का पूजक होता है और मंदिरों का दर्शन करने वाला। अगर हो सके तो इस कुंडली में गुरु को ठीक किया जा सकता है, साथ ही साथ जन्म कुंडली में शनि को ठीक किया जा सकता है। इस कुंडली का भाग्य भाव बहुत बलवान है, एकादशवां भाव बहुत बलवान है, दशम भाव भी बलवान है, चतुर्थ बलवान है और पंचम भी बलवान है। 12वें भाव में जो गुरु बैठे हैं वो थोड़े कमजोर हो रहे हैं। वैसे एक बात और बता दूं तो इस कुंडली में गुरु कन्या राशि में अगर बैठे हैं और उस भाव का अधिपति भाग्य भाव में बैठ करके राजयोग कारक ग्रह होता है, तो इस कुंडली के लिए गुरु और बुध, गुरु और शुक्र का एक दूसरे से केंद्र में होना इस कुंडली को बहुत अच्छा बनाएगी और कुंडली को चरित्रहीन नहीं बनने देगी। इस कुंडली में अंक थोड़े कम मिलेंगे, रिकॉग्निशन थोड़ी कम मिलेगी, मेहनत थोड़ी करनी होती है, पर देर सवेर व्यक्ति को उसका परिणाम मिल जाता है, क्योंकि व्यक्ति साहसी और हठी होता है। इस वजह से अपने पराक्रम पे पूर्णतया विश्वास करके अपने बड़े छोटे भाइयों के सहयोग से आगे बढ़ जाता है। इसके साथ साथ इस कुंडली में जो थोड़ी बहुत कमजोरी मुझे जो देखने को मिल रही है वो मंगल जो धन भाव के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं, धन और लाभ का योग बढ़िया बना रहे, इस वजह से व्यक्ति धनी तो होगा, पर पंचम भाव पे द्वितीय भाव के अधिपति की दृष्टि उनको कई बार कुटुंबजनों के सुख और वाणी के सुख को कमजोर करने वाली भी बन रही है। इसके साथ साथ मंगल की 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि जो जन्म कुंडली के छठे भाव पे पड़ रही है मीन राशि पे, ये स्थिति गुरु, मंगल और राहु का प्रभाव जब जन्म कुंडली के छठे भाव पे हो तो व्यक्ति यात्रा से और दूसरे जगह जाकर के अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के धन कमाता है। यही नहीं, अगर मंगल आपकी कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य अगर बढ़िया बैठा है, चंद्रमा और मंगल का संबंध व्यक्ति को पेट का रोगी और अजीर्ण की समस्या देने वाला बन सकता है। एकादशवें भाव पे शनि और मंगल का संबंध व्यक्ति को चरित्रहीन तो नहीं बनने देगा, पर हाँ एक बात जरूर है कि उसे बहुत महत्वाकांक्षा रखने के लिए जागृत करता है। इस कुंडली का भाग्य भाव जितना बलवान है उतना कोई भी भाव बलवान नहीं है, और शुक्र अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव में भी चरित्र चक्र में जा रहे हैं तो कोई खराबी नहीं है। इस कुंडली में 12वें भाव में अगर गुरु, अष्टम भाव में शुक्र के बाद अगर 12वें भाव में गुरु हैं तो व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके मंदिर का दर्शन, लोगों की सेवा, गायों की सेवा, गाय के लिए अगर कुछ भी बन सके तो वो देना चाहिए। राहु जन्म कुंडली में छठे भाव पे, गुरु दृष्टि छठे भाव पे, मंगल की दृष्टि छठे भाव पे है, इस वजह से बहुत सारे लोग आते हैं जीवन में, बहुत सारी पहचान बनती है, समाज में उसको सब कोई जानता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे नहीं जानता है, तो ये क्षेत्र ऐसे बनता है। एक बात और है, ये कुंडली आरंभ में थोड़ी बहुत दिक्कत के साथ बीतेगी, बाद में चल करके ये कुंडली बहुत ही ज्यादा जागृत होगी। एक बात और है, इस कुंडली के लिए बुध की दशा कभी कभी कमजोर साबित हो सकती है और भाग्य का असहयोग मिल सकता है। वैसे अगर गुरु 12 में नहीं होते तो ये बात मैं नहीं कहता। वैसे एक बात और भी है, जन्म कुंडली में पंचम भाव में वक्री शनि कई बार व्यक्ति को कठोर और अपने पद का गलत इस्तेमाल, या कई बार उसके बॉस के साथ संबंध, या कई बार माता और पिता से बेचैनी और घबराहट के साथ साथ उनसे मनमुटाव की समस्या पैदा करते हैं। चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति का मन विक्षिप्त और कई बार दूसरों के मुट्ठी में कैद होता है, उसकी खुशी कई बार दूसरों के माध्यम से होके आती है। ये कुंडली व्यापार करे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। गुरु कन्या के हैं, व्यापार भाव के अधिपति मंगल बढ़िया बैठे मित्र की राशि में, शनि से दृष्ट हैं, और शनि इस कुंडली में विवाह को कमजोर करने के लिए काफी है। और मैं समझता हूं कि उसे ठीक करने के लिए व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार या महीने में जो मैंने बताया है वो करना चाहिए। बाकी की चीजें मैं कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में बताऊंगा जो और भी विस्तार से होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।